कल जो पढ़ाया था उसको देखा था थोड़ा सा। यस सर। आई होप के सारी चीज क्लियर होंगी वैसे तो। यस सर। यस सर। गुड गुड। अनुष्का, यस सर। आपको क्या लिंक नहीं मिला था? सर मैंने मेल आपको किया था कल, मेल चेंज करने के रिगार्डिंग। आप मैंने अपडेट कर दिया होगा। सर अभी तक तो मेरे पास मेल नहीं आई। हो नहीं सकता ऐसा। सर एक बार मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। नहीं, व्हाट्सएप पे आपने मुझे किया होगा ना, तभी तो मैंने चेंज किया होगा। या तो आपने चेंज करके मुझे रिक्वेस्ट भेजा नहीं है। सर मैंने व्हाट्सएप पे नहीं किया था, कल आपने कहा था ना कि मेल भेजना, तो मैंने मेल रिप्लाई किया था। अच्छा, मेल स्टूडेंट केयर पे भेजा है ना आपने? उसका सर स्क्रीनशॉट स्टूडेंट मुझे। केयर पे तो भेज दिया था, उसका पर स्क्रीन उन्होंने चेंज नहीं किया। कोई बात नहीं, वो नहीं चेंज करेंगे, वो मैं कर दूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा लेकिन, ठीक है? ओके ओके सर। हम्म। तो शुरू करें क्लास, या 2-3 मिनट रुकना है अभी और बच्चों के लिए? सर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। एंटायर स्क्रीन करूँ ना इसमें? सही बात बनेगी। एंटायर स्क्रीन। ये देख पा रहे हैं आप? यस यस सर। सर। ठीक है। तो कल हम लोगों ने ये लास्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था वो ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। उसके बाद आज जो कॉन्सेप्ट है वो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। दैट मीन्स जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं उसमें जो वर्ड होता है कॉस्ट, वो क्या है। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि कुछ बच्चे या कुछ बड़े भी, आपने देखा होगा कि दुकान पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, पूछते भैया इसका क्या कॉस्ट है। जैसे कई बार आप मान लीजिए मोबाइल में ही गए खरीदने और मोबाइल को उठा के पूछते हैं भैया ये इसका क्या कॉस्ट है। ऐसे पूछते हैं ना समटाइम्स। तो वो बेसिकली हम लोग वो उसका प्राइस पूछ रहे होते हैं, कॉस्ट नहीं पूछते कि भैया इसका प्राइस क्या है। कॉस्ट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि प्राइस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का कुछ मार्जिन इंक्लूड होता है, तब जाके वो प्राइस बनता है। कल हमने पढ़ा भी था कि जब हम कॉस्ट डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसमें कुछ हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, कुछ एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करके। यहां तक कल मैंने बताया भी था आपको। तो फिर कॉस्ट में होता क्या है? कॉस्ट का मतलब बेसिकली होता है द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस कंप्राइजेज ऑफ थ्री एलिमेंट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। यानी कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए जो उसमें खर्चा आता है वो कॉस्ट होता है। अब खर्चा किस पे है? खर्चा तीन चीजों पे आता है बेसिकली। तीन एलिमेंट होते हैं उस कॉस्ट के, एक मटेरियल, एक लेबर, एक एक्सपेंसेस। ये तीन ही होते हैं, इसके अलावा कोई चौथा नहीं होता। तो हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, मान लीजिए आप अपने घर में सोच रहे हैं कि आज मैं सांबर वड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, या कोई सोच रहा है मैं समोसा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। या आपको लगता है कि मैं अपने घर में आज एक मोबाइल खुद बनाता हूँ या एक बुक बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी आप करते हैं, तो आप मान के चलिए ये तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है।
वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। तो बेसिकली डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट एलिमेंट which can be easily identified to a particular product is include full indirect cost and indirect क्या है, लेकिन पहले पहले समझ लेते डायरेक्ट में क्या है, जो इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड होता है। लाइक समोसा जब आप बनाते हैं या समोसा आप लेते हैं, तो समोसे में आप देखिए कि जो उसमें उसकी आटे की या मैदे की जो लेयर है वो, प्लस उसमें जो स्टफिंग है, स्टफिंग में चाहे वो जो भी हो आपका, आलू हो, पनीर हो, और जो भी इसमें आइटम्स डालें, मटर वटर, मसाला वगैरह और सब चीज डालिए, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। ठीक है। तो फिर इनडायरेक्ट पार्ट क्या है? इनडायरेक्ट पार्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट is included in indirect cost and distribute in the cost of different product। तो जितना भी इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम वर्ड यूज करते हैं ओवरहेड्स। प्रोडक्ट एज ओवरहेड्स इन सम एप्रोप्रिएट बेसिस। वो आगे भी क्या है, उसका क्या एप्रोप्रिएशन होगा, वो भी हम आगे समझ लेंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए, किसी भी तरीके के जो मटेरियल हो या लेबर हो या एक्सपेंडिचर हो, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं बार बता रहा हूँ, डायरेक्ट वो है जो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड होते हैं। जैसे आपके हाथ में भी मान लीजिए एक पेन होगा, तो पेन जो आपके पास है अगर, तो उस पेन में जो उस पे जो प्लास्टिक का जो उसका जो बॉडी है जिससे वो बना है, ठीक है, उसके अंदर जो आपका रिफिल है, उसमें जो इंक है, उसके आगे जो निप पॉइंट है, वो सब क्या है, वो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट, या वी कैन से डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। अब उसको बनाने में कुछ लेबर भी लगी होगी, कुछ एक्सपेंस भी होगी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। किसी एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया शायद ऐड करने के लिए, मैं उसको ऐड करता हूँ पहले। आया था क्या? नहीं, बट साहिल वाधवा, अच्छा। हाँ जी साहिल जी बोलिए। सर इनडायरेक्ट पार्ट का आप एग्जांपल दे दीजिए। किसका बेटा इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट पार्ट का जो अभी आ रहा है, आ रहा है, अगली स्लाइड वही है। थोड़ा सा वेट करते हैं ना तो आ जाता है वहां तक। ठीक है, अभी मैंने सभी स्लाइड से बनाया हुआ है, सब चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कुछ रह जाता तो मैं कहता हूँ क्लास खत्म होने से पहले मैं बैठा हूं, आप मुझसे पूछिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन थोड़ा पहले रेज कर दिया, अगली स्लाइड आने नहीं दी, मुझे लगा कि वो कोई रिक्वेस्ट आया था किसी का। ठीक है, तो साहिल अभी अगले स्लाइड पे हम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके सर। अब हम देखिए, मैंने अभी बताया कि मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। आपको यहां पर क्लियर होता जाएगा, इस स्लाइड से ही कुछ चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला जो मेन पार्ट होता है वो मटेरियल। किसी भी चीज को बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मटेरियल की कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मेड। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है? समोसा। समोसे को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच इज यूज एंड कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मटेरियल हो गया। अब मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो अभी आप पूछे थे साहिल ने। इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ ऑल दोज मटेरियल्स which becomes an integral part of finished product and can be easily allocated to that product. For example, leather in the shoes, आप जो लेदर शूज पहनते हैं, ठीक है, टिम्बर इन फर्नीचर, पेपर इन योर बुक्स एंड एटसेट्रा। ये आपके डायरेक्ट मटेरियल है, जो आपको दिखता है कि कहीं ना कहीं जो आपके फाइनल प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल की भी जरूरत पड़ी होगी जिसके साथ तो नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ी आपको बनाने के लिए, तो वो हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। यानी कि कॉस्ट ऑफ ऑल दोज मटेरियल विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन बट कैन नॉट बी असाइंड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लाइक कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑयल, वेस्ट, नट्स एंड बोल्ट्स एटसेट्रा। ये बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरत तो पड़ती है, लेकिन उसके साथ कई बार नहीं आते। तो दीज आर
minor in importance, they do not become the part of direct cost. अब समझ में आया यहाँ पर? यस सर। यस सर। कि कुछ मैंने बताया ना, जैसे अभी आप जो नोटबुक ले रहे हैं, अभी आप नोटबुक है आपके पास, या जो पेन का एग्जांपल ले रहे थे, उसमें आपको जो दिख रहा है वो तो डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन इसके अलावा उसको बहुत सारी चीज जरूरत पड़ी होगी। जैसे अगर मैं कहूँ फर्नीचर आपने देखा हो, तो फर्नीचर में जो आपको जो दिख रहा है वुडन है, वुड होता है, उसके ऊपर उसके ऊपर उसकी लेयर होती है, क्या बोलते हैं उसको, प्लाई की लेयर हो गई, ठीक है। लेकिन उसको प्लाई और वुड को पेस्ट करने के लिए ग्लू की भी तो जरूरत पड़ी होगी, कुछ नेल्स की जरूरत पड़ेगी जो उसको सपोर्ट किया होगा उस टाइम पे। कुछ आपने तो जब उसको उसको पेस्ट करना हो तो कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो उसको टेप वगैरह साइड में टेप लगा देते हैं, जिससे वो पेस्ट हो जाए। जैसे कई बार आप होता है कि आपका ये मोबाइल फोन होता है, तो जब इसका वो स्क्रीन टूट जाता है, तो आप जब स्क्रीन चेंज कराते हो, स्क्रीन तो इसका डायरेक्ट पार्ट होगा, लेकिन जब वो स्क्रीन को पेस्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट, कुछ वो ग्लू लगाता है, इसके बाद इसको लगा के मान लीजिए वहां पे कुछ टेप या कुछ ऐसे कोई और मटेरियल जिसको यूज करता है, ये सब आपके क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए, ठीक है। इसी तरीके से लेबर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लेबर बेसिकली है क्या? लेबर एक ही ध्यान कर लीजिएगा, लेबर का मतलब कभी भी सिर्फ एक फिजिकल वर्क से नहीं होता, फिजिकल एंड मेंटल दोनों दोनों एफर्ट जो है। तो इसलिए वर्ड है कि इट इज द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, इट मे बी फिजिकल, इट मे बी मेंटल। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। अब रॉ मटेरियल तो आ गया था, समोसे के लिए आलू भी थे, आटा भी था, मसाले भी थे, सब कुछ था, लेकिन वो जब तक लेबर उसमें नहीं लगेगी, वो आटा वहीं का वहीं रहेगा, वो आलू वहीं का वहीं रहेगा। उसको जो शेप देनी है समोसे की, वो कौन देगा? वो लेबर देगी, ठीक है। आपकी बुक है, मैंने बताया कि पेपर भी है, ग्लू भी है, थ्रेड भी है उसको बाइंड करने के लिए, लेकिन वो बाइंड कौन करेगा? वो बाइंड करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। उस बुक में लिखना क्या है, उसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। अरे बस समझ अच्छे से। तो इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज एंड वर्कर ऑफ एन अंडरटेकिंग। यह अंडरटेकिंग मतलब फर्म, ठीक है, फर्म और ए कंपनी। तो इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड वर्कर ऑफ ए कंपनी और अंडरटेकिंग वर्ड यूज किया इसलिए। तो रिम्यूनरेशन इंक्लूड्स वेजेस, सैलरीज, कमीशन, बोनस एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, ये सब आपका लेबर कॉस्ट में आते हैं। तो उसी तरीके से जैसे हमने मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसी लेबर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट लेबर क्या है फिर? डायरेक्ट लेबर में हम वो चीज लेते हैं, इट इज वेजेस एंड सैलरी ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज who are directly engaged in converting raw material into finished product। जैसे मान लीजिए फर्नीचर बनाने के लिए जो फर्नीचर में वर्क कर रहा है, उसको बनाने के लिए शेप दे रहा है। समोसे का एग्जांपल ले रहे थे, मान लीजिए हल्दीराम में जो समोसा बना रहा है, वो जो वहां लेबर लगी है वो डायरेक्ट लेबर है जो रसोई में वर्क कर रही है, ठीक है। तो दे टेक एन एक्टिव एंड डायरेक्ट पार्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज दे आर ट्रेसेबल टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कि भाई ये समोसे के लिए हमने मिस्टर एक्स को असाइन किया हुआ कि वो उनका काम है, वो रोज समोसे बनाते रहते हैं। या मिस्टर वाई है जो हमारे यहाँ पर जो चेयर्स होती है या बेंचेस होते हैं उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी एक शॉप में मान लीजिए। तो डायरेक्ट लेबर का पार्ट हो जो डायरेक्टली उनके साथ उसको ही प्रोड्यूस करने में लगे पड़े। तो लाइक सर्विसेज ऑफ मशीन ऑपरेटर, कारपेंटर इन फर्नीचर, टेलर इन ए बुटीक, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब आपके डायरेक्ट लेबर का पार्ट हो गए। अब इनडायरेक्ट क्या है फिर? It includes the cost of that labor which is employed to perform tasks which are ancillary in nature, or we can say indirectly related to the main production process. It cannot be easily traceable to a particular product as they don't contribute directly in the construction, composition or condition of product. For example, wages of storekeeper। अब जो स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर काम तो स्टोर को मैनेज करना है, लेकिन उस स्टोर से मटेरियल तो कुकिंग के लिए जब जाएगा वो वहां पे
रसोई में जब मटेरियल जाएगा आपका तो जाएगा तो स्टोर से ही, तो स्टोर कीपर एंट्री करेगा, कितना माल इशू करना है, कितना वापस लेना है, सब वही तो करेगा। सुपरवाइजर है जो उसको सुपरवाइज कर रहा है पूरे उसको फ्लोर को, चाहे वो आपका मैं कहूँ तो फर्नीचर जहां बन रहे हैं उसको कर लीजिए, या जहां पर आपके शर्ट्स बन रही है वहां देख लीजिए, कोई भी है। तो सुपरवाइजर की सैलरी, सैलरी ऑफ सेल्समैन जो उसको आगे आगे सेल कर रहा है, जो काउंटर पे खड़ा होकर उसको सेल कर रहा है, जो आपकी पर्ची काट रहा है उस पे आपको खरीदने के लिए बेचने के लिए जो आपको टोकन दे रहा है वहां पे, तो वो भी तो लेबर है, वो भी तो उसके उसी का पार्ट है, उसको बनाने में कॉस्ट तो उसकी भी इंक्लूड हो रही है ना, उसकी सैलरी भी तो इंक्लूड करके आप डिसाइड करेंगे भाई हमारे को एक समोसा इतने की कॉस्ट है, इस हिसाब से हमें इतने का बेचना है। तो ये इनडायरेक्ट लेबर हो गई जो कि डायरेक्टली लगी, लेकिन उसके साथ सब्सिडरी में उसके साथ जरूरत है उसकी। ये भी आई थिंक क्लियर होगा सभी को। अब ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं, किसी को यस डाउट? सर। यस सर। आई होप कि आप बहुत अच्छे नो से सर। आपको होगा ना। हाँ जी यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड चलो बेटा। यस सर। हाँ जी यस सर। ठीक है बेटा। हाँ थर्ड आ गया इसी तरीके से एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑल कॉस्ट स्पेंट और एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अदर देन द मटेरियल एंड लेबर। जो क्लियर दिख रहा है मटेरियल लेबर, तो वो तो लेबर में चला गया, मटेरियल में चला गया। कुछ ऐसे भी तो खर्च हो सकते हैं जो मटेरियल लेबर में आ ही नहीं रहे, ठीक है, वो आपके एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो it is a third and last element of cost, so it includes all those expenditure which are part of manufacturing process but not included in material and labor cost। ठीक है, जैसे आपने जहां पर शॉप खोली हुई है वहां पे जो रेंट आप पे कर रहे हैं वो भी तो आपका एक्सपेंसिस ही है। अब ना तो लेबर का पार्ट है ना वो मटेरियल का पार्ट है, लेकिन है तो एक्सपेंसिस ना। तो उसी तरीके से एक्सपेंसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो द एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी इजीली ट्रेसेबल एंड आइडेंटिफाइड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दे कैन बी एलोकेटेड टू दैट प्रोडक्ट इजीली। फॉर एग्जांपल हायर परचेज ऑफ स्पेशल प्लांट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपने कोई ऐसा प्लांट लगाया या कोई ऐसे इक्विपमेंट यूज करे जो उसके लिए यूज हो, दैट इज क्लियर कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इससे और चीज का प्रोडक्शन हो नहीं सकता, इसी के लिए यूज होगा ये। कॉस्ट ऑफ पेटेंट, कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट परचेज फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। कैरेज पेड ऑन स्पेशल मटेरियल, कोई स्पेशल मटेरियल आया उसके लिए जो भी आपने कैरेज पेड किया वो क्लियर दिख रहा है भाई ये मटेरियल इसके लिए यूज था, तो उस मटेरियल पे जो स्पेशल कैरेज पे किया दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑफ ए प्लांट यूज फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर डेप्रिसिएशन करा तो डायरेक्ट में चला गया। दे आर नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। क्या है इसको वर्ड चार्जेबल एक्सपेंसेस लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये चीज आप चाहे तो अपने नोटबुक में नोट करते चलिए साथ साथ कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इट इज आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। मैं इसको मुझे लगता है मुझे इसको बोल्ड कर देना चाहिए था, है ना। मैं इसको अभी साथ साथ बोल्ड ही कर देता हूँ। इस लाइन को ठीक है ना, साथ साथ हो जाएगा, फिर बाद में मैं यही भूल जाऊंगा। तो दे आर known as chargeable expenses as they can be charged directly to that particular product which they have been incurred। अब इनडायरेक्ट क्या है? फिर वही जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते कि भाई इसमें जाएगा उसमें जाएगा। तो these are expenses which cannot be directly identified with a particular product, job and are common to several cost units or cost center। अब एक पर्टिकुलर ऐसा एक्सपेंसिव जो इस पे भी हो रहा है इस पे भी हो रहा है, लाइक फैक्ट्री रेंट। अब रेंट तो पूरी फैक्ट्री का जा रहा है, उस पर्टिकुलर प्लांट का नहीं है, पता नहीं है, तो पूरी फैक्ट्री का रेंट है, उसमें मान लीजिए ये इस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है किसी और चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। एडवर्टाइजिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग एटसेट्रा आर सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स। तो दीज एक्सपेंसेस आर इंकर्ड फॉर ऑल कॉस्ट यूनिट टुगेदर so they are to be distributed among all cost unit on certain basis। तो इसलिए इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं जो इसको हम बेसिकली ट्रेस नहीं कर सकते। आई होप कि अब आपको ये 3 पॉइंट तो बड़े अच्छे से क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो यहां पूछ लीजिए।
कोई डाउट नहीं है? No, sir. तो एक्चुअली डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाउट है। जी पूछिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ना तो लेबर के पार्ट होता है, ना तो वो मटेरियल के पार्ट होता है। तो ट्रेस कैसे किया जाए? अरे बेटा मैंने बताया ना, मटेरियल और लेबर के अलावा एक्सपेंडिचर भी तो होंगे। यस देखिए सर। अभी इसी में आपके सामने एग्जांपल है, ये जो स्लाइड खुली इसी में देखिए आपको। कोई मान लीजिए आपने समोसा है आपने फॉर एग्जांपल, ठीक। अब समोसा आपने, ओके। समोसा या मान लीजिए ये मोबाइल फोन है फॉर एग्जांपल, आप इस मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें जो मटेरियल लग रहा है वो हो गया, इसमें जो लेबर इसको जो बना रही है वो हो गया, और इस पे जो आप सैमसंग का टैग लगाएंगे, मतलब सैमसंग का इस पे मार्क लगाएंगे कि भाई इसको सैमसंग के नाम से सेल करेंगे, इसके लिए आपको सैमसंग कंपनी से पैसा तो देना पड़ेगा सैमसंग कंपनी को। तो ये क्या हो गया, ये यस आपका सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया ना। पेटेंट आपने परचेज किया फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप समझ रहे हो? तो एक्सपेंडिचर है ना ये तो ना डायरेक्ट। अब जो सैमसंग को आपने पेमेंट की, यस सर। तो ये क्या हो गया, ये एक्सपेंसिव है ना, क्योंकि ये तो ना मटेरियल का पार्ट है ना लेबर का पार्ट है। तो ऊपर लिखिए लाइन देखो, यस सर। एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑल कॉस्ट स्पेंट और एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल लेबर के अदर्स हटा दें उसको, उसके अलावा जो खर्चे हो रहे हैं। अब जो डायरेक्टली उससे रिलेटेड खर्चे हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, जो उसके रिलेटेड नहीं है उससे बियॉन्ड है। जैसे अभी देखिए, जैसे इसमें एग्जांपल आया कि भी अगर आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं तो पूरी फैक्ट्री का रेंट है ना वो तो। अब यस उस फैक्ट्री के अंदर आपका सेल काउंटर भी है, ठीक है। यस उस फैक्ट्री के अंदर आपका किचन भी है, उस फैक्ट्री के अंदर आपका मतलब उस फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए आपका सेल काउंटर का हटाइए, फैक्ट्री की बात हो रही है, तो उस फैक्ट्री के अंदर आपका किचन में जहां पर उस समोसा प्रोड्यूसर है वो भी है, उसके अंदर आपका उधर एक छोले भटूरे का भी आपका ठेला वो लगा हुआ है किचन के अंदर ही मान लीजिए, तो वो भी है हो रहा है। तो अब आप इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि क्योंकि पूरी फैक्ट्री रेंट दे रहे हैं तो छोले भटूरे भी वहीं बन रहे हैं, समोसे भी वहीं बन रहे हैं भाई, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस हो गए ना। लेकिन अब छोले भटूरे के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं मान लीजिए, ऐसे खर्चे जो ट्रेस हो सकते हैं वो डायरेक्ट में चलेगा, जो ट्रेस ही नहीं हो सकते वो इनडायरेक्ट में चलेगा। ओके सर। अभी प्लांट की बात करना, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई ऐसा आपने प्लांट परचेज किया, कोई ऐसा स्पेशल मटेरियल परचेज किया कि भाई इस जैसे वो कौन सी कंपनी है जो कहती है कि हम लोग इंडियन पोटैटो के थ्रू हम अपनी चिप्स नहीं बना सकते, या वो नहीं कौन सी कंपनी एमडी मैकडी जिसको बोलते हैं, मैकडी में जो वो जो उसका बनता है पोटैटो का, क्या बोलते हैं उसको आप फ्रेंच लोग, फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच। हाँ वो कहते हैं इसके लिए हम इंडियन पोटैटो यूज नहीं करते, उसका साइज छोटा होता है। अब वो फ्रेंच फ्राइज के लिए जो पोटैटो आया है बाहर से कहीं से भी, मान लीजिए उन्होंने बाहर से किसी कंट्री से मंगाया, तो उसके आने के लिए उस फ्रेंच फ्राइज को आने में जो खर्चा हुआ उसकी जो पेमेंट होगी वो क्लियर दिखेगा, तो रिलेटेड हो गई ना, तो डायरेक्ट यस एक्सपेंस सर। हो गया। अब आ गया समझ में? यस सर। यस सर। अभी भी थैंक कोई यू वेरी डाउट? मच सर। कोई बात नहीं नो बेटा, सर। मैं इसीलिए हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। चलिए, तो आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं ना। यस सर। अब बात करते हैं ओवरहेड्स की। तो ये ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस बात को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए उस पे अपनी नोटबुक पे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 तो हो गए आपके प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं, जो भी आगे बताऊंगा मैं। लेकिन जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट जो है उन तीनों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओवरहेड्स। मैं रिपीट कर देता हूं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों के तीनों जो होंगे इनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे या करते हैं, उसको हम कहते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। तो ओवरहेड्स क्या है? इट इज ए वाइडर टर्म एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? जो डायरेक्ट वो अलग है, मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूं अभी। Yes, sir. डायरेक्ट तो हम डायरेक्ट मटेरियल वर्ड यूज करेंगे, इनडायरेक्ट लेबर यूज करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस यूज करेंगे, या चार्जेबल एक्सपेंस यूज करेंगे। लेकिन जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होंगे, चाहे वो लेबर पे हो, चाहे मटेरियल पे हो, चाहे एक्सपेंसेस हो,
उन तीनों को हम कहेंगे ओवरहेड्स। और फिर इस ओवरहेड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये ओवरहेड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। 3 पार्ट में मतलब जिसको हम कहते हैं, जिसके 3 हम कहते हैं 3 हेड बना देते हैं हम लोग। ये आप नोट करते चलिएगा नोटबुक में अपनी, हालांकि मैं शेयर करूंगा बाद में, लेकिन फिर भी आप अपनी सहूलियत के नोट करते चाहिए, जब बेहतर रहेगा। एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग या जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं। तीसरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं। देखिए नाम से आपको क्लियर लग रहा है कि ऐसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में हो रहे हैं, फैक्ट्री प्रेमाइसिस में हो रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जहां हो रही है उससे रिलेटेड हो रहे हैं, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स बन जाते हैं। यानी कि फैक्ट्री के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जहां पर आपका ऑफिस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जहां पर जो खर्चे हो रहे हैं वो आपके उसमें चले जाएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। मान लीजिए सुपरवाइजर की सैलरी थी अभी, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जा रही थी, ठीक है। लेक स्टोर कीपर की सैलरी फैक्ट्री में जा रही थी, क्योंकि हो सकता है वो स्टोर वहां पे हो। अब ये पता नहीं वो स्टोर कौन सा था, चलिए उस स्टोर को, वो कंफ्यूजन उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल हम आते हैं सुपरवाइजर की सैलरी फैक्ट्री में चली गई। लेकिन सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, सैलरी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर फीस, ये सब खर्चे कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में, ठीक है ना। ये जाएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। उस तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, जो सेलिंग के पार्ट में आफ्टर प्रोडक्शन, जो उसके बाद प्रोडक्शन होने के बाद आपको पता है बहुत सारे खर्चे हमें उसको प्रमोट करने के लिए, उसको सेल करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं, तो वो सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सेल्समैन की सैलरी, ठीक है, या जो रिटेलर है उसको कमीशन जो पे कर रहे हैं आप, जो भी है, तो ये सब क्या है? ये आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में चलेंगे। यानी कि ये आपको और अच्छे समझ में आएंगे जब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फैक्ट्री के में जो होंगे वो फैक्ट्री में चले जाते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिस में चले जाते हैं, और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्च किए थे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड्स का पार्ट बन जाते हैं। आई होप कि आपको ये 3 चीजें क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, मैं एक बार देखो कुछ मुझे एग्जाम्पल मिले तो आपसे पूछता हूँ, इसमें शायद मिल जाए बुक में, पता नहीं होगा नहीं होगा, इसमें दिख रहा है क्या? नहीं, चलिए छोड़िए। तो अब ये आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें मैंने कोशिश की इसमें समझाने की, आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या आते हैं। दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, तीनों। दोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड इन द फैक्ट्री फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस कम्स अंडर द फैक्ट्री ओवरहेड्स। फॉर एग्जांपल कोल। अब कोल देखिए, अब कोयला चाहिए आपको, कोल आपको पता है बहुत जगह पे यूज होता है। अगर प्लांट है, मान लीजिए आपका थर्मल पावर प्लांट है, तो वहां भी यूज होगा, किसी और भी चीजों के लिए होता है। अब कोल देखिए, मटेरियल तो है ना, लेकिन कैसा इंडायरेक्ट है, ठीक है। यस सर। इंडायरेक्ट हो गया ना, तो इसलिए इसमें आ गए। तो इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों। ऑयल, ये भी इंडायरेक्ट मटेरियल हो गया। सुपरवाइजर सैलरी, इंडायरेक्ट लेबर हो गया। फैक्ट्री रेंट, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो ये जो है तीनों तरीके के आपके, ये अब क्लियर लिखा, देखिए वर्ड लिखा फैक्ट्री रेंट, लेकिन यही वर्ड अगर ऑफिस रेंट होता, ऑफिस बिल्डिंग रेंट, तो ये किस में आता? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर ये रेंट होता गोडाउन का रेंट, तो फिर ये शायद उसमें जाता सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जैसे से आप क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको समझ में आ रहा है कौन सा किस में जाएगा। उसके बाद है जी आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में क्या आ गया? दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद फैक्ट्री बट रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। इस लाइन को समझ लीजिएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स related to the management and official administrative task of business, that is indirect expenses incurred on formulating policies। अब जब पॉलिसीज तो वही बनेगी जब ऑफिस होगा। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस बट इनडायरेक्टली है, तो इनडायरेक्ट वाले वर्ड के लिए हम ओवरहेड यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस स्टेशनरी, अब ऑफिस होगा तो वहां पर स्टेशनरी भी कंज्यूम होगी। टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस में फोन भी होगा,
ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, अब देखिए ऑफिस बिल्डिंग रेंट है तो ऑफिस में आ गया, फैक्ट्री रेंट था तो फैक्ट्री ओवरहेड्स पे चला गया था। इस तरीके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होते हैं? इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोमोटिंग सेल्स एंड रिटेनिंग कस्टमर्स। तो जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए खर्च किए जाते हैं वो इट कम्स अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग डिमांड, गेटिंग ऑर्डर, make goods available for customer. For example, selling and distribution expenses, salesman commission, samples, packing material. अब पैकिंग मटेरियल देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप कई बार पैकिंग मटेरियल को आप कहेंगे सर ये तो मेरे सामान के साथ लग के आया। कई बार होता है ना, आप अमेजोन से मंगाते हो, अब अमेजोन से आपने मान लीजिए मंगाया मोबाइल फोन या आपने कोई भी एयरफोन वगैरह, कुछ भी बहुत सारी चीज आजकल मंगाते रहते हैं। अब ये किसी ना किसी तो उसमें अमेजोन के उसमें डब्बे वब्बे में कुछ लग के आएगा ना पैक होके, तो जो पैकिंग मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं हुआ। मटेरियल आपने क्या किया था, आपने पैसा किसका दिया? फोन का दिया, ठीक है ना। तो इस फोन की पेमेंट की आपने, इसको पैकिंग के लिए जो खर्चा हुआ वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। और इनडायरेक्ट में कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया हुआ, हैंडलिंग में आपको आसानी हो, ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो, उसके लिए खर्च किया गया। आई होप ये भी क्लियर है आपको। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट Yes, sir. था किसी को? नो सर। चलिए, वेरी गुड। तो किसी भी एक टोटल कॉस्ट को जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ये होते हैं, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। ये मैं इसलिए ये स्लाइड का आप जरूर संभाल के रखिएगा इसको आप, मैं तो कहूंगा आप नोटबुक में नोट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत यूज होगा अभी आपके लिए। सर ये प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो आप? हाँ बिल्कुल करूंगा, वैसे कल जैसे की थी आज भी करूंगा मैं। ओके सर। जो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको वो सब आफ्टर द क्लास, मतलब एकदम तो नहीं है, 3:30 तो नहीं, इसके बाद मेरी क्लास और हो सकती है, तो 4:30 के बाद या 5 o'clock के आसपास आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाया करेंगे। ओके, थैंक यू सर। जितना भी रोज पढ़ाऊंगा सब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखिए हम टोटल कॉस्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले होता है प्राइम कॉस्ट, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता भी रहा था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अभी मैंने पहले बताया भी था कि इस लेफ्ट हैंड का यूज करता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स को फिर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट क्या है? इट इज द बेसिक कॉस्ट containing the sum total of direct material, direct labor and direct expenses incurred in the production of a particular product। और लिखा भी हुआ देखिए बोल्ड में, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल है, आप चाहे तो एक नोटबुक में लिख लीजिए, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला लिखा है कम से इसी को नोट कर लीजिए, ठीक। अब उस प्राइम कॉस्ट में अगर हम जो हमारे फैक्ट्री में ओवरहेड्स हो रहे हैं, ओवरहेड्स का मतलब क्या था, कोई बताएगा? बोल के बताएगा। Indirect expenses, labor और material. वेरी गुड। तो फैक्ट्री में जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ है वो जब प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड कर दो तो वी गेट द फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट incurred in a factory for production process. It is the sum total of all direct and indirect expenses involved in production process. तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे वो सब मिलकर फैक्ट्री कॉस्ट बन गई। तो फैक्ट्री कॉस्ट मैं कहूं तो एक तरह से आपकी उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी आ रही है। लेकिन फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद कस्टमर तक पहुंचने में भी अभी और बीच में भी बहुत सारे खर्चे होंगे। तो उसमें तीसरा है आपका जी फिर टोटल कॉस्ट है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल फैक्ट्री कॉस्ट एज वेल एज ऑफिस कॉस्ट। अब जो ऑफिस जो चला रहे हैं आप, कोई कहीं कोई रजिस्टर्ड ऑफिस भी हो कंपनी का या फर्म का, दैट इज ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की सपोर्ट तो कहां से होगी? ऑफिस से होगी ना। एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
आप ऐसी फैक्ट्री खोल लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। आपके लिए ऑफिस चाहिए होगा, ऑफिस को मैनेज करने के लिए आपको मैनेजर से लेकर सब चीजें चाहिए होंगी, इंश्योरेंस सब चीजें चाहिए होंगी, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, लाइसेंस फीस वगैरह ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो गया आपका, जिसको हम टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और फिर जब इसमें भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देते हैं तो वी गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग रॉ मटेरियल अवेलेबल टू कस्टमर या कंज्यूमर in the form of finished goods. It adds selling and distribution overheads to total cost of production to get total cost incurred from purchasing of raw material to make goods available to the customer. तो ये स्लाइड्स आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं इसको अगर आप अब इसको स्टेप वाइज चले, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर दीजिए, आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई। इस प्राइम कॉस्ट में आपके डायरेक्ट जो फैक्ट्री में ये तीन कौन थे, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों जो फैक्ट्री में खर्च हो रहे हैं वो ऐड कर देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसमें जो ऑफिस में ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, उसको ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट। फिर उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इंक्लूड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको और डिटेल में इसमें और भी आएंगे जब कॉस्ट शीट के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से चीजें रट जाएंगी, मतलब रट के जाएंगे, मतलब आपको स्टेप्स पे उंगलियों पे होंगी, इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब। क्लियर है पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो आज का ये आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तक का जो है, जहां तक का मुझे लगता है इतना हो गया आपका। इसके बाद अब हम एक एक करके इसके जो कॉन्सेप्ट है, मेन चीजें, कॉस्ट के क्या एलिमेंट है, मैंने बताया था कॉस्ट के 3 चीजें क्या होती है, मेन चीज लेबर एंड मटेरियल एंड एक्सपेंसेस, और इन्हीं के ऊपर चैप्टर्स हैं आपके। मटेरियल का एक चैप्टर होगा, मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेबर उसके क्वेश्चंस, एक्सपेंसेस उसके क्वेश्चन, एक्सपेंसिव में इनडायरेक्ट ओवरहेड्स उसके क्वेश्चंस, इस तरीके से आपके आगे चैप्टर आते हैं। तो फिलहाल कॉस्ट में अगर हम बात करें तो 3 चीजें मैंने बताना चाहिए आपको, मटेरियल, लेबर और यार मैं कहूँ तो ये जो आपका नीचे अभी लास्ट स्लाइड ये, इसके बेस पे आप देखिए आपके मटेरियल के क्वेश्चंस होंगे, लेबर के क्वेश्चंस होंगे और आपके एक्सपेंसेस के, तो फिर ओवरहेड्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे आगे चलकर। तो अगर ये आपको इतना बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप आगे कैपेबल होंगे कि आप आगे की चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हैं तो मैं अगली आप लोग अगर कहें तो मैं मटेरियल चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। Yes, sir. कर दूं स्टार्ट? यस सर। ठीक है बेटा, 1 मिनट दीजिए बस मुझे। डेस्कटॉप मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये देख पा रहे हैं बेटा स्लाइड आप? यस सर। Yes, sir. तो अब हम पहला कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, कॉस्ट का पहला जो मेन कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं मटेरियल, हम उस पर बात करते हैं। अब आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मटेरियल क्या है, हालांकि ये चीज आप पीछे पढ़ चुके, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल अभी मैंने बताया थोड़ा सा, अब आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो मीनिंग क्या है, मटेरियल इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड, स्टॉक्ड और स्टॉकपाइल्ड, यानी जिसको हम स्टोर कर सकते, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। आई थिंक मुझे लगता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ अभी आपको, फिर भी आप चाहे तो एक बार दोबारा, ये मैं बता चुका हूँ। वैसे कोई जरूरत है इसको समझाने की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क No, sir. है ना? इस स्लाइड को हम स्किप कर सकते हैं। तो अब कल हमने पढ़ा होगा आपने, जब हम लोग उसके स्कोप पढ़ रहे थे इसके कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो हमने उसमें कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप में हमने उसमें पढ़ा था कि भाई जो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो अपने आप में भी एक इसका पार्ट है, किसका, कॉस्ट अकाउंटेंसी का। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो कॉस्ट का अभी हमने पढ़ा, कॉस्ट के अंदर एक चीज क्या है, मटेरियल, और मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो
बहुत जरूरी है कि जो हमारे पास जो मटेरियल है उसको हम कंट्रोल करके रखें। दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। जब हम वर्ड यूज करें इन्वेंट्री मतलब स्टॉक्स, जो उसका स्टॉक है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, आपने देखा होगा एक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका फिनिश गुड्स का भी होता था। एक मिनट, एक मिनट लूंगा बेटा मैं, ये अर्जेंट कॉल है मुझे लेना पड़ेगा, पर मैं इसको म्यूट कर लूं पहले। सॉरी बेटा, ये कॉल लेना जरूरी था थोड़ा सा। तो हम बात कर रहे थे कि जो मटेरियल एक बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो बहुत जरूर उसकी कंट्रोलिंग जरूर हो। ठीक है ना। चाहे वो मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट का अगर बिजनेस है, मान लीजिए, तो रेस्टोरेंट में आप मान के चलिए कि जो भी आपको मटेरियल यूज होगा उसको कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, कब परचेज करनी है,
कितना स्टोरेज रखना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या है? एडिक्वेट एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और आपको पता है कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया जाता है। आप सब लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, आपने सबने देखा होगा जब आप बनाते थे बैलेंस शीट, तो उसमें आप या P&L जब भी बनाते थे, फाइनल अकाउंट जब भी बनाते, तो उसमें आप इन्वेंट्री की वैल्यू जब देखते थे आपको पता लगता था। तो इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री नॉर्मली अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/2 ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है कि अगर आप देखा जाए तो इन्वेंट्री में जो खर्च होता है वो लगभग 1/2, यानी कि आधा खर्चा तो लगभग आपका उसी इन्वेंट्री में उस मटेरियल कॉस्ट पे जाता है। तो सिंस दिस कॉस्ट इज कंट्रोलेबल, प्रॉपर प्लानिंग, परचेजिंग, हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो बहुत जरूरी है कि जो आपके इन्वेंट्री है उसको आप प्रॉपरली कंट्रोल करें, प्रॉपर प्लानिंग करें। प्लानिंग मतलब कितना कब खरीदना है, कितना स्टॉक रखना है। ज्यादा से जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो स्पॉइलेज की चांसेस होते हैं, कम होंगे तो आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। परचेजिंग, कब परचेज करना है कि हमको सबसे अच्छा प्राइस मिले, इसके ऊपर आगे भी फॉर्मूलेज भी है कुछ, वो आपको समझाएंगे। हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग, कि उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होना बहुत जरूरी है। ये सब आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आता है। हालांकि नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज ए सिस्टम which ensure the provisions of required quality of inventory of the required quality at the required time with the minimum amount of capital। देख कितनी अच्छी लाइन लिखी है इसमें कि इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब हो गया आपको, आप इस तरीके से बात को इंश्योर करें कि आपको जो इन्वेंट्री चाहिए वो क्वालिटी की हो। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वालिटी जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हो, रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली हो, रिक्वायर्ड टाइम, मान लीजिए आपको आज चाहिए कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, और आपको अभी आपने सुना होगा, न्यूज आ रही थी आजकल, अभी पिछले कुछ दिन पहले न्यूज थी कि गाड़ियां जो है वो 6-6 महीने तक नहीं मिल रही हैं, वेटिंग में जा रही हैं। शायद मारुति की भी और कई सारी सभी उसकी गाड़ी थी। तो पता लग रहा था कि जो क्या उस पर कुछ क्या लगता है, सेमी कंडक्टर या कुछ ऐसा कुछ एक वर्ड होता है, कुछ एक पार्ट होता है ना, ऐसी कुछ ना बेटा, सेमी कुछ कंडक्टर क्या था बेटा, तो पूरा नाम क्या था? सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर, हाँ, तो मैं ऐसे तो सही हूँ। तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई थी, तो उसकी वजह से सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम हुआ। तो अब आप देखिए, क्या ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम सही नहीं है ना? इसका मतलब अगर सेमीकंडक्टर टाइमली जितनी डिमांड थी मार्केट में उतने कर रहते तो ये गाड़ियां लेट नहीं होती। अभी लेट होने से कितना कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, आप सब फाइनेंस अकाउंटिंग में पढ़ के आए, आपको पता है। तो efficient inventory control keeps down efficient inventory control keeps cost down and help production run smoothly। तो इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो अच्छी प्रॉपर प्लानिंग कर लेता है वो अच्छे से इन्वेंट्री कंट्रोल कर पाते हैं, जो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते उनके बहुत सारा मटेरियल वेस्ट हो जाता है। आपने देखा होगा शादी ब्याह में, आप इसके लिए देखते हैं किस तरीके कितना खाना वेस्ट होता है। तो कहने को प्रॉपर प्लानिंग का नतीजा होता है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई। ठीक है, आपके जितने लोग थे, और कई बार ऐसा भी होता है कि जितने लोग आए थे उनको वो चीजें नहीं मिल पाती जो जो बना होता है, समटाइम्स ये भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग ठीक ना होने की वजह से होता है। तो इसी तरीके से ये तो बात हमारे घर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जिसी तरीके जब फैक्ट्री या कंपनी में जब काम होता है तो जो हमारे पास मटेरियल है उसके हम प्रॉपर प्लानिंग करके रखें, उसको इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल होती कैसे है, उस पर आ जाए सीधा टेक्निक पे, या पहले चलो इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, क्यों जरूर, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, मेन क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल और कंट्रोल ऑन द मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एम्स एट अकम्प्लिशिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या क्या है? नंबर 1, ensure an uninterrupted supply of various component, materials
and parts required for efficient and continuous production. तो जितना आपका प्रोडक्शन कंटिन्यूटी में रहेगा, स्मूथली चलता रहेगा, वो जही पॉसिबल है जो आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल ठीक से होगी. अदरवाइज जैसे सेमीकंडक्टर का आपने अभी एग्जांपल देखा कि सेमीकंडक्टर की वजह से कितनी चीजें, आप गाड़ियां आपकी बनकर तैयार थी लेकिन आप उसके बिना उसको डिलीवर नहीं कर पाए कस्टमर को टाइम से. सेकेंड इज मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्रीज सब्जेक्ट टू द ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट. आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं इन्वेंट्रीज में वो मिनिमम कीजिए, ना ज्यादा ना कम. जो कॉस्ट है उसकी वो मिनिमाइज हो, इसके पीछे ध्यान देने की जरूरत होती है. ये एक ऑब्जेक्ट होता है हमारा इसका. तीसरा, स्टोर मटेरियल विद ए मिनिमम ऑफ हैंडलिंग टाइम कॉस्ट हैंडलिंग टाइम एंड कॉस्ट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लॉस बाय फायर, थेफ्ट एंड डैमेज थ्रू हैंडलिंग. ये भी जरूरी है कि आप जो मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं वो इस तरीके से करें कि आपको कम से कम कॉस्ट है उस पर, कम से कम आपकी फायर की पॉसिबिलिटी हो. अगर पॉसिबिलिटी है तो आप देखेंगे कि फायर लगने से कोई नहीं बचा सकता, लगने तो लग जाती है, लेकिन आप ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स तो ले सकते हैं कि अगर फायर लग गया तो हम क्या कर सकते. तो आपने देखा होगा फायर एक्सटेंशन लगाए जाते हैं, उसके बाद भी लग जाए या उस चीज को आप कैसे कर सकते हैं. आप वहां पर जगह जगह नोटिस लगाते हैं भाई आपको ये चीजें, जैसे आपने देखा बहुत जगह पे ऐसे देखा होगा आपने, वहां पर एक ऊपर एक सेंसर लगा होता है कि जो स्मोक जैसी अगर धुआं निकलेगा तो सायरन बज जाता है और एकदम वो वाटर का वो उसमें जो उसका वो एक सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है और ऑटोमेटिकली वहां पर वाटर की एक आप मान लीजिए कि शॉवरिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे वो उस फायर को वहीं पर कंट्रोल किया जा सकता है. तो इस टाइप के मेजर्स लिए जाते हैं. ठीक है. थेफ्ट की भी संभावना बनी रहती है. अगर आपका कंट्रोलिंग ठीक नहीं है तो कोई भी आपकी कंपनी के वर्कर ही जेब में उठा के मटेरियल डाल के थोड़ा सा ले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है. तो उसकी संभावना कम से कम करनी चाहिए और डैमेज नहीं होना चाहिए. पता लगा प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो रही उसकी तो डैमेज के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं. ड्राइव मैक्सिमम इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड इन्वेंट्री होल्डिंग, यानी कि जो आप स्टॉक कर रहे हो होल्डिंग, जो मतलब जो होल्ड कर रहे हो स्टॉक को, इन्वेंट्री को, वो साथ साथ जो उसको परचेज कर रहे हो उसको कैसे मिनिमाइज करना है आपको ये भी देखना. इन्वेंट्री कंट्रोल में आता है, ये एक ऑब्जेक्टिव भी है. एंड मेंटेन द सरप्लस इनएक्टिव एंड ऑब्सोल्यूट आइटम्स टू ए मिनिमम लेवल. जो आपको लगता है कि कुछ ऐसे आइटम जो ऑब्सोल्यूट होने जा रहे हैं उसको मिनिमम लेवल पे रखिए, वरना आपको बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट में जाएगा और आपको लॉस हो जाना शुरू हो जाएगा. सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस which affect material requirement. These are the some objective of inventory control. तो आज हम यही रखते हैं, कल हम ये यूज शुरू करेंगे टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल. इसमें फिर हम एक ही करके उसको समझेंगे. ठीक है, आज का हम इतना ही रखते हैं. ओके सर. हाँ, दूसरी क्लास भी है ना, फिर वो भी लेना होता है. इसमें अटेंडेंस लेने की कोशिश करता हूँ आज एक बार, शायद. $59 पार्टिसिपेंट्स है, देखो शायद. ये आज की है, आज 11 तारीख है ना. यस सर. यस सर. यस सर. मुझे लग रहा है आ गई इसमें, आज जनरेट हो गई शीट. मैं एक बार नाम रिपीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में ना. कल शायद नहीं होती, जनरेट आज हो गई है. मैं रोल नंबर बोल देता हूँ सीधा ना, जो जिसका रोल नंबर ना रिपीट हो आप सिर्फ वो मुझे टोक दीजिएगा. 2083 मनीष कुमार, 2108 2112 2141 2145 2212 2313 2315 2318 2319 2326 2330 2439 2443 2447 2448 2449 2478 2516 2518
2529, 2530, 2531, 2535, 2590, 2596, 2611, 2622, 2620, 2621, 2623, 2648, 2652, 2665, 2682, 2702, 2705, 2708, 2711, 2713, 2714, 2717, 2719, 2720, 2721, 2761, 2762, 2763, 2766, 2767, 2768, 2779, 2818, 2820, 2876, 2911, 2913 एंड ओजस्वी वर्मा, इसमें रोल नंबर नहीं है आपका। हाँ 2110 है, मैंने दूसरी मेल अच्छा से ज्वाइन किया हुआ है। आई होप के सबके इसमें नाम आ गए हैं, सबके रोल नंबर आ गए, कोई ऐसा तो नहीं इसका नहीं आया हो? सर 2112 2112 बोला तो था मैंने, 2112 बोला था। ये एक काम ओके करते हैं, सर, 2 ओके। मिनट रुक जाइए आप। अभी आप सब लोग बने हुए हैं ना, तो मैं इसको स्क्रीन शेयर ही कर लेता हूँ ना। अभी स्क्रीन शेयर में आप देख पाएंगे सारे लोग, एंटायर फुल स्क्रीन। आई होप कि आप सब देख पाएंगे। ये देख पा रहे हैं आप? यस सर। मैं एक एक करके, हाँ तो देखिए ये रहे। इसको लग रहा है अपना नाम नहीं दिखे, बता दीजिएगा। टोटल 59, ठीक है। यस सर। सर मेरा नंबर रोल नंबर 2110 है। 2110 इसको तो सर है। मैं आपको व्हाट्सएप पे अच्छा अभी लास्ट में जो ओजस्वी वर्मा ना, ओजस्वी वर्मा, हाँ जी, मैं आपको व्हाट्सएप पे अपना वो दूसरी वाली मेल भेज देता हूँ आपको। ठीक है, कोई इशू तो आप उसमें मेरे को इनवाइट भेज दो। ठीक है बेटा, ठीक है। तो जो रिमूव करना वो बता देना, कौन सा मेल आईडी रिमूव करना, दोनों लिख के भेजना, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए ओके बेटा, कल मिलते हैं। हैं थैंक ओके यू सर, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।